हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। चलिए देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र के आधार पर तीन तरह का वर्गीकरण है, यानी कहा जाए तो तीन तरह का वर्गीकरण है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का। पहला, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आधार आर्थिक गतिविधियां, या दूसरा बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आधार संगठन। तीसरा बेसिस ऑफ ऑनरशिप मतलब स्वामित्व के आधार पे, यानी पहला क्या था बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब आर्थिक गतिविधियों के आधार पे। अब इसमें क्या क्या आता है भाई, देखते हैं। बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब आर्थिक गतिविधियों के आधार। इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी माध्यमिक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। अब दूसरा जो टाइप था क्लासिफिकेशन का इंडियन इकोनॉमी का, वो क्या था बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन के आधार पे, मतलब संगठनात्मक आधार पे। अब इसमें क्या क्या आता है देखते भैया। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब संगठित क्षेत्र, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब असंगठित क्षेत्र। अभी तो इतना जानते हैं, आगे चल के इन सबों के बारे में डिटेल से आगे जानेंगे। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन था यानी थर्ड क्लासिफिकेशन यानी तीसरा वर्गीकरण जो था, वो क्या था बेसिस ऑफ ऑनरशिप मतलब स्वामित्व के आधार पे, किसका मालिकाना हक किसके पास है। अब इसमें क्या आता है भाई साहब, प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र, दूसरा पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, when we produce good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। जब भी हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हुए किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो यह क्या कहलाता है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। जहां हमें पता है कि जितना भी प्राकृतिक उत्पाद जो है प्राइमरी सेक्टर के लिए, वो हमें किससे प्राप्त होता है, वो हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है, डेयरी गौशाला से प्राप्त होता है, फिशिंग मत्स्य पालन से प्राप्त होता है या मछली पकड़ने से प्राप्त होता है, फॉरेस्ट्री वानिकी यानी वन से प्राप्त होता है। इसलिए इस क्षेत्र को, इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, मतलब कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। किसको प्राथमिक क्षेत्र को, प्राइमरी सेक्टर को। अब दूसरा आते हैं हम लोग भाई साहब सेकेंडरी सेक्टर यानी माध्यमिक क्षेत्र। अब माध्यमिक क्षेत्र क्या होता है, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू ways of manufacturing that we associate with industrial activities। अब जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती है, उसमें वो गतिविधियां शामिल होती है जिसमें हम प्राकृतिक उत्पाद नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरे रूप अदर फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, मतलब अदर फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब दूसरे रूप में बदलते हैं। किसके माध्यम से, थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन के माध्यम से, दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जिसको हम लोग किससे जोड़ते हैं औद्योगिक क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे कि हमें पता है कि ये जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे किससे जाके जुड़ गया, औद्योगिक क्षेत्र से जाके जुड़ गया, धीरे धीरे आगे जाके ये औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ गया। ठीक है।
इसलिए हम लोग इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, मतलब औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, उदाहरण के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कपास के रेशों को प्राप्त करते हैं। किससे, पौधे से। वी स्पिन यार्न, हम क्या कहते हैं, उसके बाद उसको स्पिन करके या घुमा के किस में बदलते हैं, धागा में बदलते हैं या सूत में बदलते हैं। एंड वीव क्लोथ यूज एंड वीव क्लोथ, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिर हम लोग कपड़ा में बुनते हैं। ठीक है, और आगे एक उदाहरण देखते हैं। यूजिंग शुगर कैन एज अ रॉ मटेरियल, हम लोग क्या करते हैं, गन्ना का इस्तेमाल किस तौर पे करते हैं, कच्चे सामग्री के तौर पे करते हैं। वी मेक शुगर और गुड़, फिर उसके बाद हम लोग क्या चीज का निर्माण करते हैं, चीनी का निर्माण करते हैं या गुड़ का निर्माण करते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, एक और उदाहरण लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को किस में बदल देते हैं, ईंट में बदल देते हैं। एंड ब्रिक्स टू मेक हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, और उसके बाद ईंट का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, घर बनाने के लिए करते हैं, भवन बनाने के लिए करते हैं। अब देखते हैं टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। दे डोंट प्रोड्यूस एनी गुड बट दिस एक्टिविटीज प्रोवाइड अ सर्विस, ये अपने आप में किसी उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है, पर ये जो क्षेत्र है ये क्या करता है, ये सेवा प्रदान करता है। ये किसी चीज का, किसी उत्पाद का उत्पादन नहीं करता या कोई चीज बनाता नहीं है, ये क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। अब देखते हैं क्या सेवा होता है। These are activities that help in the development of the primary and secondary sector, ये वो क्रिया होती है जो प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर और द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर के विकास में, डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है। सिंस दिस एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, जैसा कि हमें पता है कि इस क्षेत्र में या इस क्रिया से हम लोग किस चीज का उत्पादन करते हैं, सेवा का उत्पादन करते हैं, ना कि किसी उत्पाद का उत्पादन करते हैं, ना कि किसी चीज को बनाते हैं। द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, इसलिए जो टर्सरी सेक्टर होता है यानी तृतीय क्षेत्र होता है, इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप। उदाहरण के लिए जो उत्पाद हमने प्राप्त किया प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर से, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र से, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यातायात का इस्तेमाल करते हैं। और यातायात में क्या होता है, ट्रक होता है, ट्रेन होता है, और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, बाजार में जाके या तो होलसेल में थोक में बेच देते हैं या रिटेल में बेच देते हैं या खुदरा में बेच देते हैं। Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of good। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में ऐसे भी चीज शामिल होते हैं जो आवश्यक, जो सेवा आवश्यक तो है, ठीक है, पर यह सीधा तरह से नहीं जुड़ा हुआ है किसी भी चीज के उत्पादन से या किसी भी उत्पाद के उत्पादन से या किसी भी चीज को बनाने से यह सीधा नहीं जुड़ा हुआ, पर यह फिर भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, चीजों को बनाने से भी ज्यादा यह उपयोगी होता है। फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स, उदाहरण के लिए हमें किन लोगों का जरूरत होता है, टीचर्स का जरूरत होता है, शिक्षक का जरूरत होता है, कॉमा डॉक्टर का जरूरत होता है, एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, और उन लोगों का जरूरत होता है जो हमारा क्या करता है, जो हमें निजी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे वॉशरमैन कपड़ा धोने वाला, बार्बर्स नाई, कोबलर्स जूता बनाने वाला, लॉयर्स वकील, एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क, और उन लोगों का जरूरत होता है जो किस कार्य को करते हैं, प्रशासन चलाते हैं या लेखांकन का काम करते हैं, मतलब लेखा जोखा हिसाब किताब रखते हैं। ऑल सेक्टर्स आर लिंक और इंटरकनेक्टेड, जितने भी क्षेत्र हैं, हमने जो तीनों क्षेत्रों को पढ़ा, तीनों क्षेत्र क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे में आपस से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरकनेक्टेड है या जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड मतलब परस्पर, एक दूसरे के परस्पर है, मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है, दूसरे के बिना तीसरा का काम नहीं चल सकता है। मतलब अगर तीनों में से एक को निकाल दिया जाए तो सारा का सारा जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगा, धड़ाम, सीधा का सीधा नीचे गिर जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, उदाहरण के लिए कपास जो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है, इस प्राइमरी सेक्टर, ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, इज कन्वर्टेड इनटू टेक्सटाइल इन इंडस्ट्रीज, उसे हम क्या करते हैं, कपास को जो हमें कपास के पौधे से प्राप्त हुआ उसको हम लोग कपड़े में बदलते हैं, किसके माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। एंड रीचेज द मार्केट थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये क्या होता है, ये उत्पाद जो है ये बाजार तक पहुंचता है, किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर हुआ। अब देखते हैं आगे अगला पॉइंट, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अब हम लोग तीनों क्षेत्र का आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब हम लोग जो अलग अलग चीजों का जो, या अलग अलग विभिन्न चीजें, या जो अलग अलग चीजों का जो उत्पादन होता है, ठीक है, या अलग अलग जो सेवाएं हमें मिलती है, या अलग अलग जो चीजों का उत्पादन होता है, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हर सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ, मतलब कि जैसे सर्विस सेक्टर में, कि सर्विस सेक्टर में हमने इतना सर्विस दिया तो उससे हमें इतना आमदनी हुआ, या प्राइमरी सेक्टर में जो इतना हमें नेचुरल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, या सेकेंडरी सेक्टर में हमें इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री के माध्यम से इतना प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो ये हम जानते कैसे हैं, ये हम पता कैसे लगाते हैं कि हर क्षेत्र में प्रोडक्शन कितना हुआ। द आंसर इज जीडीपी। अब इसका उत्तर सीधा और सपाट है जीडीपी, जिसे जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी क्या होता है, अब इसे जान लेते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। ये क्या है, ये अंतिम मूल्य है, किसका, उत्पादों का या सेवाओं का, जो हमने हर क्षेत्र से जिसका क्या किया, उत्पादन किया, हर क्षेत्र से जितना उत्पादन हुआ है उसका, ये क्या होता है, उसका मूल्य होता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, किसी एक निश्चित वर्ष में या किसी एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में, दैट प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। जो हमें क्या करता है, ये जो हमें ये बताता है कि तीनों सेक्टर्स, तीनों क्षेत्र में मिला के एक निश्चित वर्ष में या एक निश्चित साल में कितना तीनों क्षेत्र में मिला के उत्पादन हुआ है, या तो वो सेवा होगा, या तो वो चीजों का उत्पादन होगा, या किसी भी उत्पाद का उत्पादन होगा, या किसी भी चीज का बनाया गया है, ठीक है, तीनों सेक्टर्स को मिला के, इससे हमें यह प्राप्त होता है जीडीपी के माध्यम से, ठीक है। जीडीपी शोज हाउ बिग एन इकोनॉमी इज। अब जीडीपी ये बताता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था कितना बड़ा है। अगर किसी देश का जीडीपी कम है, इसका मतलब उसका अर्थव्यवस्था, चलिए फिर से आते हैं, डकार आ गया था। जीडीपी शोज हाउ बिग एन इकोनॉमी, जीडीपी हमें बताता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था कितना बड़ा है। मतलब अगर किसी भी देश का जीडीपी कम होगा तो इससे यह पता चलेगा कि उस देश का जो अर्थव्यवस्था है या जो इकोनॉमी है वो क्या है, छोटा है। और किसी भी देश का अगर जीडीपी बहुत बड़ा है, एक साल का जीडीपी बहुत बड़ा है, तो इससे पता चलेगा कि उसका इकोनॉमी जो है बहुत बड़ा है, यानी वो बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार से नहीं, आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिक आधार पे, फिजिकली नहीं। इन इंडिया जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। भारत में जो जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है, गणना होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री के द्वारा होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री, यानी केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा होता है। टोटल जीडीपी, कुल सकल घरेलू उत्पाद या टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ प्राइमरी, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी, मतलब द्वितीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, प्लस यानी जोड़ जीडीपी ऑफ टर्सरी सेक्टर, मतलब तृतीय क्षेत्र का जो सकल घरेलू उत्पाद, मतलब टोटल जीडीपी, मतलब कुल सकल घरेलू उत्पाद बराबर, अगर हम प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी को प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी को जोड़ दे सेकेंडरी सेक्टर के जीडीपी से, और इन दोनों को जोड़ दे टर्सरी सेक्टर के जीडीपी को, यानी तीनों सेक्टर्स का जीडीपी को अगर हम जोड़ दे तो क्या प्राप्त होता है हमें, टोटल जीडीपी प्राप्त होता है, मतलब कुल सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मतलब जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ
टर्सरी सेक्टर, अगर तीनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? टोटल जीडीपी प्राप्त होता है। ठीक है, सेक्टर्स इन इंडिया। अब देखते हैं भारत में क्षेत्र कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। अब देखते हैं टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र का महत्व या टर्सरी सेक्टर का क्या महत्व है। ठीक है, हमारे देश में टर्सरी सेक्टर हैज एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया बिकॉज टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र जो है वो हमारे देश में सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र के तौर पे उभर के आया है। बिकॉज, क्यों? अब देखते हैं भाई क्यों। गवर्नमेंट हैज डेवलप हॉस्पिटल, सरकार ने क्या किया है? अस्पतालों का विकास किया है, स्कूल्स विद्यालयों का विकास किया है, कोर्ट्स न्यायालयों का विकास किया है, बैंकों का विकास किया है, पुलिस का विकास किया, आर्मी का विकास किया, ईटीसी वगैरह वगैरह, विच आर बेसिक नीड ऑफ अ कंट्री, जो किसी भी देश का क्या है? बुनियादी आवश्यकता है। किसी भी देश के पास ये तो होना ही चाहिए। हाँ, अब ये अलग चीज है कि इंडिया के पास आर्मी है, पर कराची के प्रेस क्लब में एक चुटकुला हमेशा लोगों के द्वारा बोला जाता है, या पाकिस्तान के बारे में एक चीज बोला जाता है, कंट्री हैव देयर आर्मी, देशों के पास उनका सेना होता है, बट पाकिस्तान इज आर्मी इज एन आर्मी विद अ कंट्री। पर पाकिस्तानी सेना एक ऐसी सेना है जिसके पास एक देश है। मतलब हर देश के पास अपनी सेना होती है, पर पाकिस्तानी सेना एक ऐसी सेना है जिसके पास अपना देश है। अगर इसके बारे में अच्छा से जानना है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, तो 3 किताबें मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप पढ़िएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कृष्ण चंद्र दहिया जी की एक बुक है, पंजाब में जाट राजपूत टूटन, भारत का विभाजन और आज, और दूसरा बुक है द इंडियन आर्मी एंड द मेकिंग ऑफ पंजाब, रजित कुमार मजुमदार का, और तीसरा बुक है पंजाब द क्रूशियल डिकेड, एससी शर्मा का। अगर हम गलत नहीं है तो ये 3 बुक है, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था और मुझे अब अपने लाइब्रेरी से निकाल के देखना होगा, और अभी लाइब्रेरी से उठूंगा निकालने के लिए तो फिर बीच में थोड़ा वीडियो कट जाएगा। तो जहां तक मुझे पता है ये 99.99% मैं सही बोल रहा हूँ, 0.01% गलत हो सकता है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर वो गलत होगा तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं किताब देख के नहीं बोल रहा हूँ, किताब देख के मुझे बहुत साल हो गया, बहुत साल नहीं मतलब कुछ दिन हो गया है। देखिए, अब अगला पॉइंट आता है, डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जो विकास है, इसने क्या किया है? तृतीय क्षेत्र के विकास को क्या किया? आगे बढ़ाया, तृतीय क्षेत्र के विकास में मदद किया है। एज दे आर इंटरडिपेंडेंट, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये तीनों क्या है? आपस में एक दूसरे पे आश्रित है, या आपस में एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अब अगला पॉइंट आते हैं, राइज इन द इनकम लेवल ऑफ पीपल हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर ईटिंग आउट। अब लोगों के आय में जो वृद्धि हुई है, इससे क्या हो गया कि लोग अब बाहर निकल के खाना शुरू कर दिया। बाहर निकल के खाना मतलब ये नहीं कि घर के बाहर गए एक मैदान में बैठ के खा गए, मतलब रेस्टोरेंट में, होटल में अब खाना प्रीफर कर रहे हैं कि अब घर में क्यों खाए, घर का खाना खा के बोर हो गया, चलो अब रेस्टोरेंट में या होटल में जाके खाना खाते। अब आमदनी होगा, पैसा होगा तभी तो जाइएगा बाहर। कॉमर्स, शॉपिंग, अब शॉपिंग भी आदमी करने लगा, अब इनकम बढ़ा, आमदनी बढ़ा, तो लोग क्या करने लगा? खरीदारी भी करने लगा। कॉमा, मूवीज, अब लोगों के पास पैसा हो गया तो चलो पूरा फैमिली को लेके चलो, अब सोच रहा पूरा फैमिली को लेके चलो, अब बाहर जाके सिनेमा हॉल में जाके पूरे परिवार के साथ सिनेमा देख के आते हैं, फिल्म देख के आते हैं। कॉमा, टूरिज्म, इटीसी, अब टूरिज्म मतलब यात्रा करना भी शुरू कर दिया। अब यात्रा अलग अलग तरह का हो सकता है। अब या तो वो तीर्थ यात्रा हो सकता है, मतलब क्या वो बनारस घूमने गया, अयोध्या घूमने गया, विंध्याचल घूमने गया, और भी बहुत जगह धार्मिक स्थानों पे घूमने गया, या जो भी धर्म के लोग हैं वो अपने धार्मिक स्थान पे घूमने गए जिसको वो पवित्र मानते हैं, तो ये क्या हो गया? धार्मिक यात्रा हो गया। ये भी तो एक तरह से टूरिज्म हुआ। या लोग मान लो कि हिल स्टेशन घूमने गए, कि जैसे शिमला गए, मनाली गए, ऊटी गए,
पर्वतीय क्षेत्रों पे घूमने गए, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, टूरिज्म हो गया, हिल स्टेशन पे जाना। फिर लोग क्या गए, बीचेस घूमने के लिए, कि चलो बीचेस घूमने के लिए गोवा जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये भी एक तरह का टूरिज्म हो गया। अब लोगों के पास पैसा है तभी तो बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। विच आर पार्ट ऑफ द टर्सरी सेक्टर, और ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र के, ये सब तृतीय क्षेत्र के भाग हैं। न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब नई सेवाएं जो किस पे आधारित है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट, सीधा समझ लेते हैं जो इंटरनेट पे आधारित है बिकम एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया है, ये हमारे जीवन में जरूरी भी हो गया है और इसका महत्व भी बढ़ गया, ये महत्वपूर्ण भी हो गया और जरूरी भी हो गया। These services are growing rapidly। ये जो सेवाएं हैं इनका विकास तेजी से हो रहा है, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि आपको 5G सर्विस मिलता है, अनलिमिटेड डाटा मिलता है, तो ये क्या है, इंटरनेट ही है ना। अब अगला पॉइंट आते हैं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्ग्विस्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अल्प रोजगार या बेरोजगारी। इसे देखिए, इसे अगर सीधा समझा जाए आसान भाषा में तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, कि मतलब आदमी सामने वाला तो आपको लग रहा है कि काम कर रहा है, पर वो काम नहीं भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो काम करते हुए भी वो क्या बेरोजगार है, तो इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जो आपको तो दिख नहीं रहा क्योंकि आपको सामने वाला काम करते हुए नजर आ रहा है, पर वो क्या है, वो फिर भी बेरोजगार है, तो इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार या डिस्ग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी, जिसे साधारण भाषा में कहे तो छिपी हुई बेरोजगारी। अब देखिए इसके बारे में आगे जानते हैं, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन इज नीडेड, जब आवश्यकता से ज्यादा आदमी काम कर रहा हो, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस परिस्थिति को या इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब अल्प रोजगार कहते हैं, और डिस्ग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी कहते हैं, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मतलब सामने वाला आपको काम करते तो नजर आ रहा है, पर उतना मान लीजिए 10 आदमी है, ठीक है, पर काम 6 ही आदमी का था, पर उस काम के लिए हमने 10 आदमी लगा दिया, तो एक दिन में 6 आदमी उतना ही काम करता जो एक दिन में 10 आदमी उतना ही काम कर रहा, तो 4 आदमी जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अगर उसे हम निकाल भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो मेरा काम 6 से भी हो जाएगा, तो जो 4 आदमी है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है, ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है या डिस्ग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी 4 लोग जो है वो काम तो कर रहा है पर उसके काम का कोई वैल्यू नहीं है, वो नहीं भी करता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो परिस्थिति है, इसी परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब अल्प रोजगार कहते हैं, वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, जहां हर लोग काम करते हुए दिख रहा है, ठीक है, पर हर लोग अपने क्षमता से या संभावना से कम काम कर रहा है, ठीक है। जैसे बोले ना कि 6 आदमी अपना पूरा मेहनत करता तो एक दिन में जो काम को कर देता, तो हम 10 आदमी लगा दिया, तब उन लोगों को लग रहा है यार काम से ज्यादा तो आदमी है, तो चलो हम लोग धीरे धीरे अपना पूरा मेहनत नहीं भी करे, धीरे धीरे भी करे तो क्या हो जाए, वो दिन में ये काम निकल ही जाएगा, ठीक है। तो वो अपने पूरे पोटेंशियल मतलब पूरे संभावना या पूरे क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भैया सड़क पे हम देखते हैं कि एक आदमी क्या कर रहा है, ठेला पे सब्जी या फल या कोई सामान लेके दिन भर बेच रहा है, दिन भर तो वो ठेला ले जाके हर जगह घूम रहा है, बेच रहा है, पर वो क्या कर रहा है, जितना उसे कमाना चाहिए था उतना नहीं कमा रहा, उसे कम कमा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ये वो अंडर डेवलप, वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में ही आएगा। जैसे कि अगर वो मान लो कि मजदूरी का काम करता है कहीं पे, तो सरकार का मान लो कि सरकार रेट फिक्स की है कि एक दिन में किसी मजदूर को 700 रुपए मिलना ही चाहिए, अनस्किल्ड लेबर को, मतलब अकुशल मजदूर को। तो जो ठेला से सामान बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है या कोई भी सामान बेच रहा है, ठीक है, वो भी तो अकुशल मजदूर है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर है।
तो वो मान लो कि वो दिन भर ठेला से सब्जी वब्जी बेच के 400 रुपया कमा रहा है, तो वो 700 रुपया जो सरकार रेट फिक्स किया है उससे 300 रुपया कम कमा रहा है। वो मान लो कि ठेला पे सब्जी वब्जी नहीं खरीद के या सामान वामान लेके दिन भर ठेला लेके नहीं बेच ठेला पे लेके सामान नहीं बेचता और कहीं जाके मजदूरी ही कर लेता, तो वो 700 रुपया तो कमाता, जो उसका एक दिन का जो मजदूरी था कि भैया ये तुम्हारा जायज मजदूरी है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, वेज टू क्रिएट मोर इंप्लॉयमेंट। अब कौन कौन सा हम ऐसा तरीका अपनाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करें। भैया रोजगार तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं